गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम जे.के. सेवरी, केमिस्ट्री लेक्चरर साइंटर कॉलेज। तो फिर मैं आज के लेक्चर में आपको हाइपर कंजुगेशन की स्टडी कराऊंगा और इस प्रकार की स्टडी करा दूंगा कि आज से हाइपर कंजुगेशन की प्रत्येक प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगी। कभी भी हाइपर कंजुगेशन में आपको प्रॉब्लम ही नहीं लगती। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो स्टूडेंट को यही होती है कि हाइपर कंजुगेशन आकर है क्या। तो मैं इसकी एक डेफिनेशन बताता हूँ आपको, डेफिनेशन को गौर करना। जब सी बॉन्ड एच, जब सी बॉन्ड एच किसी धनावेशित कार्बन से, किसी फ्री रेडिकल से, किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से, फिर से समझें, जब सी बॉन्ड एच किसी पॉजिटिव कार्बन एटम से, किसी फ्री रेडिकल से, किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होता है तो सी बॉन्ड एच की सिग्मा इलेक्ट्रॉन सी बॉन्ड पॉजिटिव कार्बन या सी बॉन्ड फ्री रेडिकल या सी डबल बॉन्ड सी के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक कंजुगेशन करता है, जिसे हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। तो आज से दिमाग में ये बैठा लीजिए, इन तीन कंडीशन के अलावा हाइपर कंजुगेशन कहीं होती नहीं है। कहाँ होती है हाइपर कंजुगेशन? जब सी बॉन्ड इधर जुड़ा हो, कार्बन पॉजिटिव से, फ्री रेडिकल से जुड़ा हो और डबल बॉन्डेड से जुड़ा हो। तो ये आपके मैं गोला लगा दे रहा हूँ, इन तीन कंडीशन के अलावा कहीं भी हाइपर कंजुगेशन नहीं होती है। अब हाइपर कंजुगेशन जब होती है तो हमें हाइपर कंजुगेशन की पावर को ज्ञात करना होता है कि कितना शक्तिशाली हाइपर कंजुगेशन। तो पावर ऑफ हाइपर कंजुगेशन होता है एल्फा हाइड्रोजन, दिस इज कार्बन एल्फा, दिस इज एल्फा, दिस इज एल्फा। और इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन वो क्या कहलाएंगे? एल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे, ठीक है ना। तो पावर ऑफ हाइपर कंजुगेशन is directly proportional to the alpha hydrogen, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसमें हाइपर कंजुगेशन उतना ही ज्यादा होगा। अब मैं हाइपर कंजुगेशन को आपको यूज बता रहा हूँ, आखिर है क्या यूज है हाइपर कंजुगेशन की। तो इसकी बहुत यूज है केमिस्ट्री में और जीओसी में, तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण यूज है। और ये भी ये ध्यान रखें कि हाइपर कंजुगेशन जो फैक्टर होता है ये इंडक्टिव इफेक्ट की कंपैरिटिव में डोमिनेट होता है। अगर हाइपर कंजुगेशन फैक्टर आ गया तो इंडक्टिव इफेक्ट का कोई रोल नहीं रह जाता है, बट रेजोनेंस एवं मेजोमेरिक इफेक्ट्स की कंपैरिटिव में ये कमजोर होता है। तो मैं दिखाता हूँ कुछ फैक्टर। तो पहला एप्लीकेशन अगर पहला देखा जाए तो इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी में। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। जिस कार्ब कैटायन के पास हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। मैं कुछ कंपेयर करा रहा हूं आपको, जैसे ये देखिए जरा, CH3 पॉजिटिव और CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ठीक है ना। और ये देखें जरा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। तो ये तीन कंडीशन, ये मान लिया मैंने, ये B मान लिया, ये मैंने C मान लिया। तो तुम देखो बेटे, ये पॉजिटिव कार्बन है तो इससे कोई कार्बन जोड़ा नहीं है, तो इसका मतलब इसमें तो हाइपर कंजुगेशन होने का सवाल ही नहीं उठता। इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा पॉजिटिव कार्बन से एल्फा कार्बन, तो ये कितने 3 एल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। इधर देखिए जरा, ये पॉजिटिव कार्बन है और ये 2 एल्फा हाइड्रोजन है। तो तुम देखो जरा, सबसे घटिया तो ये होगा स्टेबिलिटी की बात की जाए तो। फिर देखिए जरा, अब इसमें कितने एल्फा हाइड्रोजन है? 3, और इसमें कितने हैं? 2। तो फिर सेकंड नंबर पे कौन पहुंच गया? C। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? B। अब कुछ लोग ओनली प्लस इंडक्टिव इफेक्ट का रीजन देखते रहते हैं, तो प्लस आई इफेक्ट तो ऐसे ग्रुप का ज्यादा होता, तो उसकी कंपैरेटिव इसको ज्यादा बता देंगे वो। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर इफेक्ट होता है हाइपर कंजुगेशन की तुलना में। तो ये एप्लीकेशन मैं एक दो एग्जाम्पल आपको और बताता हूँ इसके, ठीक है। जैसे CH2 पॉजिटिव, अब आप अगर ये है और ये B है तो कंपेयर करें, आप देखें जरा इधर, तो ये तो धनावेशित कार्बन है, इससे जुड़ा ये कार्बन है, तो ये अल्फा कहलाए इसके लिए। तो इसके लिए क्या अल्फा कहलाए? दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, ठीक है ना। अब यू नो
इधर केवल एक ही हाइड्रोजन होगा जिसको शो नहीं किया मैंने, लेकिन एब्सोल्युटली इधर कितने हाइड्रोजन होंगे? 2, और 2 हाइड्रोजन कहाँ होंगे? इधर। आप बताओ जरा, क्या इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा? यस, एब्सोल्युटली होगा। लेकिन कितने अल्फा एच है? अल्फा एच बराबर कितना? ये इसमें कितने अल्फा एच बराबर कितना है? 4। सो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, यानी V ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर्ड टू देन A। तो इस प्रकार से आप इसका यूज करके स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और इसका जो है ज़्यादा स्टडी आप जितना एक्सरसाइज करेंगे उससे आपको उतना ही लाभ मिलेगा। टाइम कम होने के कारण मैं जल्दी से आपकी स्टेबिलिटी और बताता हूँ। दूसरी एप्लीकेशन देखिए आप, दूसरी एप्लीकेशन है इसकी एसिडिटी, ठीक है। तो एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइपर कंजुगेशन। अगर हाइपर कंजुगेशन आपका है तो उसकी एसिडिटी वीक हो जाती है। अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो देखें, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, जी कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एक और लिख देते हैं, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। इधर मैंने लगाया CH3, इधर मैंने लगाया CH2CH3। तो आप चेक कीजिए। अच्छा, एक और बता दूं मैं, इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा जितने भी आपके इफेक्ट GOC में आपने पढ़े होंगे, चाहे वो मेसोबैरिक इफेक्ट हो, चाहे रेजोनेंस हो, और चाहे वो हाइपर कंजुगेशन हो, अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो ये इफेक्ट केवल R2 और पैरा पोजीशन पर ही कार्य करता है। सो देखें जरा, इधर तो कोई इफेक्ट नहीं है। अच्छा, ये बताओ जरा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे जुड़ा C बॉन्ड है तो 3 अल्फा हो गई। अच्छा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे जुड़ा ये कार्बन अल्फा कहलाया, तो कितने 2 अल्फा एच। अब बताओ जरा, तुम्हें पता है कि एसिडिटी क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होती है हाइपर कंजुगेशन की। तो इसका हाइपर कंजुगेशन 3 अल्फा से मिल रहा है, इसका कितना? तो सबसे मोस्ट एसिड क्या होगा? अगर मैं इसको A कहूँ, इसको B कहूँ और इसको मैं C कहूँ, तो सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी? A की। इसके बाद देखो, इसमें 3 अल्फा एच है, इसमें 2 एच है, तो इसके बाद होगा C, और इसके बाद क्या होगा? B। तो ये ऑर्डर निकाला है तुम्हारा एसिडिटी का, ठीक है। एक बहुत मोस्ट यूज और है तीसरा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन की स्टेबिलिटी पर कैसे प्रभाव करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। जिस एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अच्छा, हम हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कैसे पता करें? तुरंत ही हम अल्फा हाइड्रोजन को गिन लें, उसमें जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे सो उतनी हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर होंगे उसकी। जैसे मैं देखूं जरा, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 कंपेयर कर रहा हूं इसमें, इसको ये मान लिया मैंने, इसको CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और इसको मान लिया मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। अब यू नो क्या तुम ये जानो हाइपर कंजुगेशन इसमें होगा कि ना होगा? तो C डबल बॉन्ड C तो इसका ही मेन फ्रेम हो गया। अब डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा होता तो वो अल्फा होता। तो जैसे ये तो फ्रेम में आ गया, ये अल्फा, ठीक है ना, ये फ्रेम में आ गया और ये अल्फा और ये अल्फा। तो इसमें देखें तो कितने टोटल 3 अल्फा एच, इसमें कितने हैं? 3 अल्फा एच, कितने हैं? 3। इसमें देखिए अल्फा एच बराबर कितने हैं? 6। तो सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन किसमें? इसमें। तो अगर मैं इसको ये कहूँ, इसको B कहूँ और इसको C कहूँ, तो C इज मोर स्टेबल कंपेयर्ड देन V इज मोर स्टेबल E। दिस इज राइट, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हम ऐसे जान लेते हैं। एक तो एग्जांपल में और कंपेयर करा रहा हूँ आपको, बाकी आप खुद करेंगे। देखो जरा, जैसे एक एग्जांपल ये है आपका एल्कीन का,
इनकी स्टेबिलिटी की कंपेयर करना है आपको। तो आप देखें जरा, ये तो मेन फ्रेम में चला गया डबल बॉन्ड। अब ये मेन फ्रेम में चला गया तो अल्फा देखो जरा, ये अल्फा कहलाया, ये अल्फा कहलाया और दिस इज अल्फा। ओके, अच्छा बताओ जरा, ये मेन फ्रेम में चला गया, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा है तो ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, ठीक है ना। अच्छा ये डबल बॉन्डेड मेन फ्रेम में चला गया तो दिस इज अल्फा और दिस इज अल्फा, ठीक है ना। तो आप इतना तो जानते होंगे, इधर कितने अल्फा एच होंगे, इधर 2 होंगे और इधर कितने होंगे 2, तो ये कितने होंगे अल्फा एच इक्वल टू कितने इसमें 4। ओके, और दिस इज अल्फा तो प्लस कितने 3, ये तो कितने हो गए 7। अल्फा एच इक्वल टू कितने इसमें 7। इसमें देखें जरा, इधर एक एच होगा जो दिखाई नहीं दे रहा, इधर 2 होंगे तो अल्फा एच इक्वल टू कितने होंगे 3। इधर देखें जरा कितने 2 तो इधर होंगे और 2 इधर होंगे तो अल्फा एच इक्वल टू कितने होंगे 4। सो ऑर्डर इसका क्या निकल आएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तुम्हारा ए, फिर कौन सा होगा सी, फिर वी। तो ये हाइपर कंजुगेशन का आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। और अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो जीओसी में बहुत मोस्ट टॉपिक है ये पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म में भी आपको काम करेगा और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका नॉलेज दूंगा। थैंक यू।